हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। आज हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन के आगे के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने आपको इनिशिएशन तक बता दिया था। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। अब इलॉन्गेशन क्या होती है? इलॉन्गेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है उसके बाद आपका इलॉन्गेशन स्टार्ट होता है। इलॉन्गेशन सेकेंड फेज़ या मिडिल फेज़ होती है। At 37 degrees Celsius, about 15 amino acid per second are added to growing polypeptide। यानी 37 डिग्री सेल्सियस में 15 अमीनो एसिड पर सेकेंड आप इतने सारे अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन पे जो ग्रोइंग इलोंगेट हो रही है ना, आप उसको ऐड कर सकते हो। तो 20 सेकेंड में आपके पास 300 अमीनो एसिड हो सिंथेसिस हो सकता है। ई कोलाई की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स को लेके चल रहे हैं तो ई कोलाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इनिशिएशन में कि जो आपका टीआरएनए है वो पी साइट पे जाता है। ठीक है, जीटीपी उसको लेकर आएगी, IF2 और जीटीपी फैक्टर उसे चाहिए। अब क्या होगा, IF2 और जीटीपी तो उसको ले आए पी साइट पे। अब इलोंगेशन में अब जो होगा ए साइट पर आएगा। ए साइट पे चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल आता है, यानी जो टीआरएनए मेथियोनिन बना था फॉर्माइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, अब वो वहाँ पर आकर उसको बाइंड कराएगा और उसको कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ फैक्टर ज़रूरी होते हैं। अकेला तो वो आ नहीं सकता कि भाई चला गया अपने आप लग गया, उसको कुछ फैक्टर की ज़रूरत होती है। दैट फैक्टर इज़ कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर। और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, EF2 EFTS, एक EFG भी होता है। EFTS इनएक्टिव होता है, तो जब EFTS हट जाता है तो EF2 GTP आता है। ये टीआरएनए को जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड का टीआरएनए होता है उसको ए साइट पर बाइंड कराता है। पी साइट वाला जो न्यू था, जो ओल्ड था, वो भी हेल्प करता है, उससे ए साइट पर चला जाता है और उसको कुछ हेल्प होती है इलोंगेशन फैक्टर की। जो इलोंगेशन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग, यानी जो अब अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए था वो बाइंड होगा। फिर ट्रांसपेप्टाइडेशन जोन में रिएक्शन होगी। फिर ट्रांसलोकेशन में शिफ्टिंग होगा राइबोसोम का, एक तरफ आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। ये इसका इलोंगेशन का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, EFTU GTP, हाइड्रोलाइसिस ऑफ GTP टू GDT हेल्प बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड। हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, GTP किस में हाइड्रोलाइज हो जाएगी? GDP में, जो अमीनो एसिड टीआरएनए को बाइंड कराएगी ए साइट पर। कौन सी साइट पे बाइंड करा रहा है? अब वो बाइंड करा रहा है ए साइट पर। EFTU इज रिलीज लिविंग न्यू टीआरएनए इन ए साइट अलाउिंग प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसीड। अब ये क्या करेगा, न्यू टीआरएनए को ए साइट पे करा देगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। पहले वो पी साइट पे था, अब पी साइट वाला जो ओल्ड हो गया था अब वो ए साइट पर आएगा। अब हमारे पास चार्ज टीआरएनए आएगा जो फॉर्माइलेज की प्रेजेंस में अमीनो एसिड जो मिथ्योनिन टीआरएनए था जो हुआ था एक्टिवेट। अब इससे इलोंगेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। EFTS मीडिएट रिलीज EFTU GTP फ्रॉम द राइबोसोम ओवर जनरेशन। EFTU GTP ये उस टीआरएनए उसको लेकर आएगा और ए साइट पर अटैच कर देगा। ये टीआरएनए है, टीआरएनए मेथियोनिन। यहाँ पी वाला अब यहाँ पे नहीं होगा, पी से ए साइट पर जा रहा है। EFTU GTP की हेल्प से गया अमीनो एसिड टीआरएनए प्लस GTP यहाँ पर इस पर अटैच हो गया, इसका इलोंगेशन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग में जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था, एक्टिवेटेड टीआरएनए था, वो ए साइट पर आ जाएगा। अब हमने इनिशिएशन में भी देखा था, अगर मैंने ना बताया कि यहाँ पर पहले ही IF1 फैक्टर लग जाता। IF1 फैक्टर क्या करता है कि जो ए साइट होती है उसको ब्लॉक कर देता है कि कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर अटैच ना हो। कि अब यहाँ पर जो आएगा वो न्यू टीआरएनए मॉलिक्यूल कहाँ पर आकर अटैच होने वाला है? ए साइट पे, पी साइट पे ना आके। अब यहाँ पर ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, पेप्टाइडेशन होगा। वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा जब पी से शिफ्टिंग होगी उसकी ए में, यानी पी से कहाँ शिफ्टिंग हो रही है? ए साइड पर उसकी शिफ्टिंग हो रही है, तो दोनों के बीच में निक लगेगा। पी और ए साइड पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज़ अ कैटालाइटिक रिएक्शन ड्यूरिंग व्हेन अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिल एंड पे और पेप्टाइडल टीआरएनए पी साइड पर बनेगा। अमीनो ग्रुप एंड फ्री अमीनो प्रेजेंट इन द अमीनो सेल टीआरएनए एट
साइट इन अ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय, ये रिएक्शन होगी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कहाँ होता है? 50S में मिलता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो किसके द्वारा एक्टिवेटेड होता है? 23 SRNA से। ये निक लगाएगा ए और पी साइड पर, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसे आप क्या बोलते हो? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, तो इसे हम ट्रांसपेप्टाइडेशन बोलते हैं। और जो आपका डीएसाइलेटेड टीआरएनए होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। एसाइलेटेड तो आ जाता है अपनी जगह पे, जो अमाइनो एसाइलेटेड होता है चार्ज होता है, क्योंकि ए साइड उसी को एक्सेप्ट करती है, उसी मतलब कि जो अमीनो एसिड चार्ज होता है तो वो ए साइड पे आ गया, और जो डीएसाइलेटेड था वो निकल गया, और इन्होंने यहाँ पर कट लगाया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, जो होगा पेप्टाइडल बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, 50S में आपको पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम मिलेगा जो एक्टिवेट होगा, विच इज एक्टिवेटेड बाय 23 SRNA, और एक निक लगाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड स्टेप को ट्रांसपेप्टाइडेशन। फिर थर्ड में क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। न्यू पेप्टाइडल टीआरएनए इज लोकेटेड एट पी साइट, मूव एग्जैक्टली 3 न्यूक्लियोटाइड अलॉन्ग टीआरएनए 5' to 3' डायरेक्शन में। यानी अब एक तरफ और राइबोसोम की क्या हो जाएगी? शिफ्टिंग हो रही है। क्या हो रही है उसमें? अब राइबोसोम की शिफ्टिंग ट्रांसलोकेशन में। और ये किसके द्वारा हो रहा है? ये मीडिएट हो रहा है प्रोसेस EFG, जो मैंने अभी आपको इलॉन्गेशन फैक्टर में बताया था कि EFTU, EFTS और EFG होते हैं। TS इनएक्टिव होती है, EFTU GTP बनता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होता है EFTU GDP, जो टीआरएनए को लेकर आती है अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए को ए साइट पर। फिर उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसलोकेशन होता है, यानी शिफ्टिंग हो रही है राइबोसोम की, जो EFG फैक्टर से हो रहा है। इसे हम ट्रांसलोकेज बोलते हैं, ड्राइवन बाय GTP GDP, ये इससे हो रहा है, ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका, तो GDP इसके द्वारा हो रहा है। उसको कुछ थोड़ी बहुत ही एनर्जी चाहिए, नहीं, अब ए वाला पी पे, पी वाला ई पे चला जाएगा, ई वाली एग्जिट साइट होती है, अब ए वाली साइड खाली हो जाएगी। तो ये आपका हो गया। तो इट ट्रांसफर न्यूली फॉर्म पेप्टाइडल टीआरएनए फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। ए से पी में क्या बन रहा है? न्यू पेप्टाइडल टीआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले उसके पास सबसे पहले जो हमारे पास जो फेज़ थी इनिशिएशन, उसमें पी साइड पे आ रहा था। अब उसके बाद इलॉन्गेशन फेज़ में कहाँ आया? इलॉन्गेशन फैक्टर उसको ए साइड पर लेके आया, और वो चार्ज टीआरएनए था। ए साइड पे चार्ज टीआरएनए आकर अटैच हो गया पी साइड पर। अब बाद में उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ट्रांसलोकेशन में शिफ्टिंग हो रही है। ये इस तरफ जा रहा है, ये वाला ई एग्जिट साइड, पी पेप्टाइडल, ए अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड। तो ये ट्रांसलोकेशन हो गया। अब थर्ड फेज़ आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में RF1, RF2, RF3 फैक्टर होते हैं। मतलब जब स्टॉप कोडॉन, जिसमें से आपके टोटल 64 होते हैं, इसमें से 61 होते हैं, 60 जो 3 कोडॉन्स होते हैं, 64 में से 61 तो होते हैं आपके कोडॉन्स, जो आपके वर्किंग कोडॉन होते हैं, यानी आपके क्या होते हैं? इनिशिएशन कोडॉन्स भी बोल सकते हो आप उसको। तो उसमें से UAA, UAG, UGA जो mRNA पे पहुंच जाएंगे तो पता लग जाएगा कि अब प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टॉप हो गया, क्योंकि अब इन्होंने आके सिग्नल दे दिया है टर्मिनेशन का। तो ए साइड इज़ नॉट एंटर बाय टीआरएनए बाय प्रोटीन रिलीज फैक्टर। RF1 क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा UAA को, UAG को, RF2 रिकॉग्नाइज करेगा UAA, UGA को, एंड स्टिमुलेट द डिसोसिएशन ऑफ RF1 एंड RF2 फ्रॉम राइबोसोम आफ्टर टर्मिनेशन। जब RF1, RF2 फैक्टर बाइंड हो जाएंगे, एक्टिवेट राइबोसोम एक्टिवेट हो जाएगा, और RF3 स्टिमुलेट रिलीज ऑफ RF1 एंड RF2 फ्रॉम राइबोसोम विद इन हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP। GTP हाइड्रोलाइज हो जाएगी, ये फैक्टर वहाँ कर अटैच हो जाएंगे, ये आ जाएंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। ये सिग्नल दे देते हैं कि अब हम जो स्टॉप कोडॉन है वो आ गया, प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाता है, और यहीं पर सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। और ये लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद जो प्रोटीन होता है वो पूरा फॉर्म हो जाता है, और ये कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये इतना ही था, और काफ़ी थोड़ा वीडियो बड़ी है, और 2 पार्ट्स में से दी गई है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।